Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Students, this is Fahad Shabir Bhatti, your physics MD CAT tutor. Students, आज हम कैपेसिटर की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे. पोलराइजेशन के केसेस कौन कौन से होते हैं, एनर्जी स्टोर हम कहाँ पे करते हैं और उसके फार्मूलाज कैसे हैं, उनमें से कैसे कैसे MCQs आ सकते हैं, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसा टॉपिक है. ये एक ऐसा टॉपिक है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, इसमें से डिफरेंट MCQs की बजाय वो जनरल नॉलेज से सिंपल बुक की वर्ड्स को या बुक की लाइंस को ज़्यादा बेहतर MCQ समझता है. तो चलिए हम चलते हैं इनको समझने के लिए लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, अब हम साथ डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के दरमियान में मीडियम ऐड करने के दो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के मुतालिक. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. अगर तो कैपेसिटर में हमने मीडियम ऐड करना है तो हम मीडियम ऐड करने के बाद इफ़ेक्ट को दो तरह से देख सकते हैं. एक तो तब अगर साथ बैटरी अटैच हो, इफ़ बैटरी इज़ अटैच्ड देन हमारा नेट इफ़ेक्ट किसी और तरह से आता है, एंड इफ़ बैटरी इज़ नॉट अटैच्ड तो देन हमारा नेट इफ़ेक्ट किसी और तरह से आएगा. इसे हम कुछ यूँ देखेंगे कि विद बैटरी अगर हम नोट करें तो ज़रा देखिएगा, विद बैटरी का इफ़ेक्ट आता है और विदाउट बैटरी का इफ़ेक्ट आता है. एंड इफ़ बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड, अगर हम बैटरी को पहले ही रिमूव कर चुके हैं तो फिर इफ़ेक्ट क्या आएगा, फिर हम वो देखेंगे. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर प्लेट्स हैं, और इन कैपेसिटर प्लेट्स के साथ बैटरी कनेक्टेड है. इन कैपेसिटर प्लेट्स के साथ बैटरी इज कनेक्टेड. ये आ गया पॉजिटिव प्लेट. स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव प्लेट, जबकि बिल्कुल इसके साथ ये कनेक्टेड है हमारी बैटरी कुछ इस तरह से. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और फिर ये कनेक्ट हो गई इस नेगेटिव प्लेट के साथ. बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से एक मीडियम को इंसर्ट किया. मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसके डायपोल्स बन गए. वो बिल्कुल ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर क्या होगी, पोलराइजेशन होगी. पोलराइजेशन से जो इसके डायपोल्स बनेंगे वो ऑपोजिट फील्ड को शो करेंगे, और ऑपोजिट फील्ड को शो करने की वजह से जो नेट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो टोटल होगी वो डिक्रीज कर जाएगी. इंटेंसिटी कम होने की वजह से पोटेंशियल इनिशियली डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब जो प्लेट्स का पोटेंशियल है वो कम हो गया है किससे, पोटेंशियल ऑफ बैटरी से. तो बैटरी फर्दर चार्ज यहाँ से नेगेटिव सक आउट करना शुरू कर देगी और इस पर डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देगी. अब नोट कीजिएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे फर्दर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब देखें, जो बैटरी ने वर्क किया है ना, इसने वर्क इसीलिए किया है क्योंकि अल्टीमेटली चार्ज ऑन प्लेट्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल प्लेट्स का फिर बढ़ेगा, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ना वो ये है कि पोटेंशियल प्लेट्स का इक्वल आ जाता है किसके, पोटेंशियल ऑफ बैटरी के, और अल्टीमेटली पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. हमने मीडियम को ऐड किया, पोटेंशियल एकदम कम हो गया, फिर बैटरी ने वर्क करके उसको दोबारा बढ़ा के पहले जितना कर दिया, पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन चार्ज तो बढ़ गया ना. जो नेट चार्ज था वो तो इंक्रीज़ कर गया,
और हम ये बात जानते हैं कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है। अब वी तो रहा कांस्टेंट, बाकी बचा Q डायरेक्ट ऑफ C। तो स्टूडेंट्स, अगर चार्ज बढ़ गया है प्लेट्स पर तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस भी बढ़ गई है। तो अगर तो मीडियम को प्लेस करें इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी तो पोटेंशियल नहीं बदलता, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होके अल्टीमेटली वो सेम रहेगा। चार्ज बढ़ जाएगा, इसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और फिर एनर्जी पे क्या फ़र्क आता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एनर्जी को डिस्कस करने के बाद। अगर तो साथ में बैटरी कनेक्ट नहीं है, नोट कीजिएगा, ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। इन कैपेसिटर की प्लेट्स जो कि मुकम्मल चार्ज्ड हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं विच आर कंप्लीटली चार्ज्ड, और यहाँ पे आ गई ये नेगेटिव, और हमने इसमें इंसर्ट कर दिया मीडियम। हम इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज करके ना हम बैटरी को रिमूव कर चुके हैं। हमने अब मीडियम को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इंसर्ट करने से नोट कीजिएगा इसके भी पोलराइजेशन होगी, इसके भी डायपोल्स बनेंगे, और जो इसके डायपोल्स बनेंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, क्योंकि लाजमन सी बात है ना, दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स। जबकि यहाँ पे जो मीडियम आया, दिस इज़ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। इधर ही बिल्कुल सेम केस होगा। अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की है तो इसके ऑपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, मीडियम की है, जिससे अल्टीमेटली इफ़ेक्ट हमारा सेम होगा। वो क्या कि जो इंटेंसिटी है वो तो डिक्रीज कर जाएगी। इंटेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू V बाई डी होता है, और E कम हो गया है, सेपरेशन तो सेम रही है, तो पोटेंशियल भी स्टूडेंट डिक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है ना, तो पोटेंशियल की कमी को दोबारा पूरा करने के लिए अब यहाँ बैटरी मौजूद नहीं है। अब बैटरी नहीं है कि वो फर्दर चार्ज भेजती और पोटेंशियल को दोबारा कांस्टेंट कर देती। यहाँ पर बैटरी है ही नहीं। अगर बैटरी नहीं है तो देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज जितना हम पहले प्लेट्स पर दे चुके थे, चार्ज वही रहेगा, क्योंकि हमारे पास और सोर्स ही नहीं है। जितना पोटेंशियल कम हो चुका है वो दोबारा बढ़ के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल को दोबारा बढ़ाने और इक्वल करने के लिए साथ बैटरी नहीं है। और आपने फार्मूला पढ़ा Q इज़ इक्वल टू सी वी। Q तो सेम रहा, हम कह सकते हैं कांस्टेंट इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ आ सकता है C इनवर्स ऑफ V। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है तो इन्वर्स लिंक की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। आपने एक चीज़ नोट की, चाहे बैटरी साथ हो चाहे बैटरी साथ ना हो, कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज ही करेगी। बिहेवियर जो वेरी करता है वो चार्ज और पोटेंशियल का होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज ही कर रही है। इसमें भी जो एनर्जी की अपनी स्टेट है वो हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड को डिस्कस करने के बाद। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर्ड की तरफ, कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है, और हम एनर्जी स्टोर्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से MCQs डिस्कस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी इज स्टोर्ड
कहाँ पे स्टोर हो रही है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड है भला ये? विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। मैं इस ऑरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी स्टोर की जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी स्टोर की जा रही है? शुरू में जब साथ बैटरी नहीं थी, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी साथ में कनेक्टेड अभी नहीं होती, हम बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब बैटरी अगर नहीं है तो लाजमी सी बात है इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, तो फिर इनिशियली कितना मौजूद होगा? पोटेंशियल 0। फिर बैटरी कनेक्ट कर दी गई। बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। उन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया और डेवलप होने के बाद जो हमारा फाइनल पोटेंशियल था दैट वाज V। तो अगर आपसे MCQ ये पूछा जाए, अगर MCQ में ये पूछा जाए कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, कि एवरेज कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम एक बात अपने जहन में सेव रखेंगे कि जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो दोनों का सम और उसी के साथ साथ उनकी तादाद पर डिवाइड करना होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इनिशियल इज 0 प्लस V बाय 2 इज इक्वल टू V बाय 2। सो अल्टीमेटली चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी बात की जाएगी ना एनर्जी स्टोर्ड की, तो फिर फार्मूला आएगा Q, लेकिन यहाँ पर अब V एवरेज, तो ये आ गया 1/2 QV। कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि सिंगल चार्ज नहीं था ना, नेट चार्ज लिखेंगे। अगर तो पार्टिकल की बात की जाती फिर यहाँ पे 1/2 V ना आता, फिर सिर्फ QV होता। एनर्जी स्टोर्ड की बात की गई है तो 1/2 QV है। अगर हम इसको फर्दर देखें स्टूडेंट्स, तो हम ये बात जानते हैं कि जो Q होता है वो CV होता है, और अगर मैं यहाँ पे Q की जगह CV पुट करूँ तो ये बन जाता है 1/2 CV²। हम ये भी तो जानते हैं ना कि जो V होता है वो Q/C होता है यहाँ से। अगर मैं इसी फार्मूला में V की जगह Q/C पुट करूँ तो दिस फार्मूला बिकम्स 1/2 V की जगह Q/C। Q कितना बन गया? Q²/C। आपके पास ये टोटल 3 फार्मूलाज आ गए हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हम उसे कुछ यूँ लिख रहे हैं, इफ चार्ज on plates is doubled, then energy stored will be। और यही क्वेश्चन इस साल MD-CAT में भी आ चुका है 1022 में। अल्फा लिखिएगा, डबल हो जाएगी एनर्जी, बीटा लिखिएगा, एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, चार्ली एनर्जी सेम रहेगी,
डेल्टा एनर्जी हाफ हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना कि जो चार्ज है ना कैपेसिटर के ऊपर प्लेट्स पर, वो पोटेंशियल के डायरेक्ट है। अगर चार्ज डबल होता है तो अल्टीमेटली पोटेंशियल भी डबल होता है, हमें ये बात याद रखनी होगी। अगर हम इसी को फर्दर लेके चले कि W इज इक्वल टू 1/2 QV, तो 1/2 इफ चार्ज इज डबल्ड पोटेंशियल इज आल्सो डबल्ड। 2 को हम 2 से स्टूडेंट्स नहीं काट सकते। एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, फार्मूला के कांस्टेंट्स को आपने अपनी इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ कट नहीं करना, फार्मूला आपने इंटैक्ट ऐसा था वैसा ही रखना होगा। ये हो गया 2 to 4, 4 को हम बाहर ले आए तो बाकी वाला क्या बचा, 1/2 QV। अगर 2 को आप इससे काट देते तो फिर इस दोबारा एनर्जी कैसे बनाते, तो 1/2 QV एनर्जी होता है, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज बीटा। तो याद रखिएगा ये बात कि हमने कभी भी फार्मूला कांस्टेंट्स को अपनी इनवर्स कट नहीं करना होता। अब अगर फर्दर हम देखें तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इफ इंटेंसिटी between the plates is doubled, if intensity is doubled, then stored energy will be, बिल्कुल सेम ऑप्शंस आ गई, डबल्ड बीटा आ गया, 4 टाइम्स चार्ली आ गया, सिंगल और डेल्टा आ गया, W/2। अब एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, हम लोगों ने एनर्जी का इन तीनों के अलावा एक और फार्मूला भी डिस्कस किया होता है, डैट इज़ 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R AD। ये हम इन्हीं से कैलकुलेट करते थे, डिराइव करते थे अपनी बुक के अंदर। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम बड़ी सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो डायरेक्ट आ रही है इंटेंसिटी के स्क्वायर के। हम इसको एनर्जी कह सकते हैं, हम इसको W से B शो करते हैं। अब इफ़ इंटेंसिटी इज़ डबल्ड तो ज़रा नोट कीजिएगा, इफ़ इंटेंसिटी इज़ डबल्ड तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ गया ना। देखें E² तो पहले ही था, साथ कितना आ गया 4, सो एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं इस फार्मूला से देखूं तो ज़रा नोट कीजिएगा, एक MCQ और डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट पे कि इफ़ मीडियम इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इफ़ मीडियम इज़ इंसर्टेड between plates of capacitor, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी। अल्फा ऑप्शन है इंक्रीजेस, बीटा ऑप्शन है डिक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन है रिमेन्स सेम, जबकि डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, अगर हम इस फार्मूला को देखें ना तो हमें ये लगता है एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R AD। अब नोट कीजिएगा, हमें यूं लग रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो डायरेक्ट आ रही है एप्सिलॉन R के।
हालांकि ऐसा हर केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो ज़रा आप देखते हैं। फर्ज कीजिएगा, when a medium is inserted between the plates when the battery is connected, when the battery is connected, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV², क्या लीजिए और चेक कीजिएगा C बढ़ा है जबकि V सेम रहा है। V इज कांस्टेंट और C बढ़ गया, क्योंकि देखें ना ये V तो सेम रहा और ये C मीडियम था। हम कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन R C वैक्यूम और V²। C वैक्यूम जो पहले था V वैसे ही सेम रहा है। इस रिलेशन से हम ये बात निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो डायरेक्ट आती है एप्सिलॉन R के। अगर तो साथ बैटरी कनेक्ट होती तो मीडियम के ऐड करने से एनर्जी भी ज़्यादा होती। अब ज़रा इस केस में देखें, हमारे पास बिल्कुल सेम फार्मूला आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू 1/2 CV²। अब इसमें C तो बड़ा है, C तो ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया एप्सिलॉन R टाइम्स, लेकिन V कम भी तो हो गया, कितना कम हो गया एप्सिलॉन R टाइम्स ही, लेकिन इस पे तो स्केयर भी है। फार्मूला भला क्या बन जाएगा 1/2 CV², इधर आ गया एप्सिलॉन R बाय एप्सिलॉन R का स्क्वायर, क्योंकि इस पे तो साथ में स्क्वायर भी था। ये एक एप्सिलॉन R कट गया। तो क्या मैं यहाँ पे एक बड़ी जनरल सी बात नहीं कह सकता इस फार्मूला के मुताबिक कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्स है। अगर तो मीडियम इंसर्ट होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, बशर्ते ये कि साथ बैटरी ना लगी हो। तो देखें अगर तो साथ हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है तो मीडियम के इंसर्ट करने से एनर्जी बढ़ जाती। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो मीडियम इंसर्ट करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर उसने कहा है मीडियम इंसर्ट, हमने मीडियम को इंसर्ट किया है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये नहीं बताया कि बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट, तो ये बताना लाजिम है। हम कहते हैं कैपेसिटर connected to a battery, connected to a battery, then energy stored will be। बैटरी कनेक्टेड है, मीडियम इंसर्ट किया है, एनर्जी को ज़्यादा हो जाना चाहिए। और अगर कहे अ चार्ज्ड कैपेसिटर, medium is inserted between plates of a charged capacitor when battery is not connected, जब not कह देगा ना फिर आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीजेस। तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि डायरेक्ट भी आ सकता है और इनवर्स भी आ सकता है। डायरेक्ट तब आएगा जब बैटरी की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, और इनवर्स तब आएगा जब हम साथ बैटरी उतार देंगे। तो आपने नोट किया कि कैसे हम मीडियम से एनर्जी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस इन कैपेसिटर, किस तरह से कौन कौन सी फोर्सेस हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम फोर्सेस की बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी एक चार्ज को, पॉइंट चार्ज को प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, तो फिर फोर्सेस का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर तो मैं एक पॉइंट चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, मतलब कि टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में प्लेस कर दूं, जैसे कि ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं,
ये आ गया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सेंटर में हमने एक रख दिया है टेस्ट चार्ज। ये हमने प्लेस किया है टेस्ट चार्ज Q0। आपको पता है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करती है। रिपेल करने पर इसकी फोर्स कुछ इस तरफ को लगेगी। दिस इज रिपल्सिव फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और इसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को नेगेटिव प्लेट करेगी अट्रैक्ट। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, हमारे पास अगर इधर मैं ऐसे कुछ यूँ कह दूँ कि इफ़ दिस फोर्स इज़ F एंड दिस फोर्स इज़ आल्सो F, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स होती है, तो एक टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दैट इज़ F प्लस F विच इज़ इक्वल टू 2F। एक चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डबल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर उसी चार्ज को मैं दो सिमिलर चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में प्लेस कर दूं, जैसे इफ़ दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट और इसी के साथ दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट, अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और मैं इसके सेंटर में प्लेस कर देता हूँ टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करना चाहेगी, अपने से दूर भेजने के लिए फोर्स एक्ट करेगी समथिंग लाइक दिस, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये भी तो इसको रिपेल ही करेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ने रिपेल करना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, और जहाँ से रिपेल करने की इधर फोर्स ऐसी आ जाएगी। इफ़ दिस फोर्स इज़ F एंड दिस फोर्स इज़ F, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स बर्दाश्त कर रहा है टेस्ट चार्ज दैट इज़ F प्लस माइनस F, क्योंकि वो तो इसके लिहाज से ऑपोजिट था, तो ये आ जाएगा F माइनस F विच इज़ इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास आ गया नेट चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स। अच्छा, अब ना मैं एक सेपरेट केस डिस्कस करता हूँ। ये एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये इसी कैपेसिटर की स्टूडेंट्स नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ ही स्टूडेंट्स इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव प्लेट से लाइन जा रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक तरफ, आप बताइए क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होगी? हमने बीच में चार्ज रखा, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या पॉजिटिव की दोनों क्या कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी? तो बिल्कुल हो सकती है। कितनी होगी अभी देखते हैं। अगर हम बात करें तो नोट कीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, इक्वल आ जाता है वैसे, फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, इफ दिस इज energy stored between the plates and this is separation between the plates, then this F is force between the plates। मैं यहाँ से सिंपल कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय सेपरेशन। एनर्जी स्टोर्ड इक्वल थी CV² बाई 2 के, जिसे हमने हाफ CV² कहा था। सो हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया CV² बाई 2D। एनर्जी स्टोर्ड का एक और फार्मूला भी था हाफ QV, तो सेकंड फार्मूला फोर्स का आ गया QV बाई 2D। हमारे पास एक और फार्मूला भी था एंड दैट वाज Q² बाई 2C, तो इधर आ गया Q² बाई 2CD। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो Q होता है ना
वो सिग्मा ए बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 2CD। स्टूडेंट्स, हम ये बात भी जानते हैं कि जो C होता है वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। हम इसको यहाँ ज़रा पुट करेंगे तो नोट कीजिएगा, दिस बिकम्स सिग्मा स्क्वेयर A स्क्वेयर बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू D। स्टूडेंट्स, यहाँ पे D तो कट गया इस D के साथ, ये एक A कट गया इसके साथ, तो नेट फार्मूला हमारा आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ फोर्सेस। देखिए हमने कैसे जनरेट करते जा रहे हैं। अब ज़रा आगे चलिएगा, सिग्मा होता है ना Q बाय A, सिग्मा होता है Q बाय A, तो मैं ये भी तो बात कह सकता हूँ कि दिस इज Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर, साथ आ गया A और 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये एक A इससे कट गया स्टूडेंट्स, जो फार्मूला बना दैट इज Q स्क्वेयर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो नोट कीजिएगा, these all are the formulas of force of attraction between the parallel plates of capacitor। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जिन पर ऑपोजिट चार्ज है अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, लेकिन खींच नहीं पाती क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है, लेकिन फोर्स तो लगाती है। कितनी फोर्स है? वो मेरे पास ये फोर्सेस यहाँ पर गिवन है। अब इन तमाम फोर्सेस को पढ़ने के बाद, क्योंकि हम अब तक कैपेसिटर के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ये क्या है, इनके फार्मूलाज क्या हैं, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, पोलराइजेशन कैसे होती है, उसके केसेस क्या हैं, एनर्जी स्टोर्ड कैसे है। अब हम चलेंगे इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो अब हम करेंगे बात चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ हम उन दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकें कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हमारी बुक में लिखा जाता है कि चार्जिंग वो है जहाँ पे हम चार्ज को प्लेट्स के ऊपर स्टोर कर सकें। तो हम अपनी बुक के लिहाज से ही फिर ये बात यूँ डिस्कस कर लेते हैं कि चार्जिंग इज़ द प्रोसेस इन विच चार्जेस आर स्टोर्ड ऑन प्लेट्स, जिसमें चार्जेस को स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज चार्जिंग। और साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें चार्जेस आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लेट्स, जिसमें हम प्लेट से चार्जेस को निकाल लेते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्चार्जिंग। चाहे प्रोसेस चार्जिंग का हो चाहे डिस्चार्जिंग का हो, हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट होता है टाइम कांस्टेंट के लिहाज से। चलिए ज़रा देखते हैं। फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक सर्किट यहाँ पर गिवन है, दिस इज़ अ वायर और ये नीचे
कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ। देन यहाँ हमारे पास एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर से वायर आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे इस एंड तक। नोट कीजिएगा, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, जबकि इस साइड पर हमारे पास गिवन है एक कैपेसिटर इस तरह से, जबकि दिस थिंग इज एक्चुअली अ 3-वे स्विच। ये हमारे पास एक 3-वे स्विच मौजूद है जिसकी मदद से हम कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए, सबसे पहले हमने कनेक्ट किया किसके साथ? बैटरी विद कैपेसिटर। हमारी चार्जिंग शुरू हो गई है। नोट कीजिएगा, करंट मूव कर रहा है यहाँ से और ये रिडक्शन ऑफ करंट आ गई। अगर अपने सेम कॉन्सेप्ट से देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, यहाँ पे देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? ज़रा एक और चीज़ नोट कीजिएगा, मैं इस बात को समझाऊंगा दो तरीकों के साथ। फर्ज कर लीजिए, शुरू में जब इन पे कोई भी चार्ज नहीं था, इस टर्मिनल पॉजिटिव ने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को सक आउट किया और इस पे डिपॉजिट कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब ये टर्मिनल पॉजिटिव दोबारा चार्जेस को सक आउट करना चाहता है तो ये प्लेट इतनी इजीली नेगेटिव चार्जेस को नहीं देती, क्योंकि इसके पास तो पहले डेफिशिएंसी है, और अगर सक आउट कर भी ले तो वो चार्जेस यहाँ पर डिपॉजिट करना मुश्किल है, क्योंकि अब वो चार्ज नेगेटिवली चार्ज है वो प्लेट, और अगर मैं उस पर फर्दर नेगेटिव चार्ज दूंगा तो प्लेट ही उन आने वाले चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन के नेगेटिव को इस प्लेट से खींचना, जबकि वहाँ पर पहले भी नेगेटिव कम है, और उस प्लेट पर देना जहाँ पहले ही नेगेटिव ज़्यादा है और वो आने वाले नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगी, तो वक्त के साथ साथ चार्जेस की तादाद कम हो जाती है और चार्जिंग प्रोसेस आहिस्ता 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 स्लो होता रहता है। इस बात को अगर मैं करंट की टर्म्स में कहूँ तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि जब करंट पॉजिटिव से निकलता है तो करंट यहाँ पे जाके स्टोर होता है प्लेट के ऊपर एज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब स्टोर होने पर, क्योंकि देखें कुछ तो पॉजिटिव स्टोर हो चुका, जब फर्दर करंट मूव करना शुरू करता है तो वो देखता है कि आगे तो पहले पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, जो पहले चार्ज स्टोर है वो नए आने वाले करंट के चार्जेस को रिपेल करता है, क्योंकि उनके पास ही पॉजिटिव चार्ज था, प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के पास तो नहीं आ सकता, वो उसको रिपेल करता है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बैटरी वर्क करती तो है, लेकिन जितनी स्पीड से चार्जेस पहले जा रहे थे उतनी स्पीड से अब नहीं जा सकते। तो वो टाइम जिसमें एक खास पोर्शन चार्जेस का मूव कर जाता है स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। That time is actually called time constant। और हम इसे जस्टिफाई कुछ यूं करते हैं कि this is basically such time in which जिसके अंदर 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, कि वो चार्ज इसने मूव करना था, इक्विलिब्रियम चार्ज मूव्स।
वो वक्त जिसमें 63% चार्ज मूव कर जाता है हम उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि शुरू में इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था। इस कैपेसिटर पर शुरू में है 0 चार्ज, जबकि बैटरी ने ट्रैवल करवाना है 100 चार्ज। इक्विलिब्रियम टाइम पर 100 था, दिस इज इक्विलिब्रियम चार्ज। अब एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसके 63 चार्जेस मूव कर गए, तो इस प्लेट पे आ गए 63 चार्जेस और बाकी रह गए 37। अब इस अगले टाइम कांस्टेंट में इस 37 का 63% मूव करेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 चार्जेस। तो अब तक जो टोटल स्टोर हो चुके हैं दैट इज़ 85, जबकि यहाँ पर 22 को बेच के बाकी रह गए 15। अब उसी सेम टाइम कांस्टेंट में, क्योंकि पहले 63 की रिपल्शन थी लेकिन अब 85 चार्जेस रिपेल कर रहे हैं आने वाले चार्ज को, तो अब और कम जाएंगे। इसका 63% बन जाता है 9 चार्जेस। इन 9 के आने से प्लेट्स पर चार्जेस हो गए 94, लेकिन यहाँ पर रह गए ओनली 6 चार्जेस। अगले टाइम कांस्टेंट में इसका 63% मूव करेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गेन हो गए 98 चार्जेस, जबकि यहाँ पे रह गए सिर्फ 2। अब अगर फर्दर देखें तो अगले टाइम कांस्टेंट में इसका चला गया 63%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3 चार्ज। तो हमारा कैपेसिटर 99.3% चार्ज हो गया है किसमें, 5 टाइम कांस्टेंट्स में, और यहाँ पे रह गया 0.7। देखें ज़रा, जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरा तो 37, दूसरा गुजरा 15, तीसरा गुजरा 6, फोर्थ गुजरा 4, 5 गुजरा तो 0.7 ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज रह गया। और जब एक टाइम कांस्टेंट यहाँ पे रिसीव हुआ तो 63 चार्जेस आए थे। अगले टाइम कांस्टेंट्स में 22, उससे अगले टाइम कांस्टेंट में 9, उससे अगले टाइम कांस्टेंट में 4, उससे अगले में 1.3। 5 टाइम कांस्टेंट्स के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 99.3% कैपेसिटर चार्ज कर चुके हैं। तो हमने कहा ऐसा टाइम जिसमें 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज मूव कर जाए दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आप देख रहे हैं किस तरह से चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसमें प्लेट्स के ऊपर चार्ज का फार्मूला निकालना चाहूँ ऑन प्लेट्स, तो वो बनता है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस T बाय RC। हम इस टाइम कांस्टेंट को आम तौर पे लिखते हैं कि दिस टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिव्स अस टाइम कांस्टेंट। अब नोट कीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या वाकई बात ठीक है। हमने एक बात की, एक टाइम कांस्टेंट की, हमने कहा फॉर 1 टाइम कांस्टेंट, ये फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा कि Q इज इक्वल टू Q नॉट, इधर आ गया 1 माइनस E, इधर भी आ गया माइनस T, नीचे भी आ गया, क्योंकि 1 था ना तो सिर्फ T आ गया, T से कट गया, ये बन गया Q नॉट, और इधर आ गया 1 माइनस 1 बाय E। वैसे स्टूडेंट्स E की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, जब हम 1 बाई E करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.37 और साथ था Q नॉट, तो Q इज इक्वल टू 0.63
क्यू नॉट। या आपने चेक किया कि एक टाइम कांस्टेंट के लिए कितना चार्ज मूव करता है, 0.63, मतलब 63%। और देखें ये पावर है, हमने पावर से सॉल्व किया, तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। चार्जिंग एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। चलिए ज़रा फर्दर देखते हैं। हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, क्या कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो सकता है? तो ये बात यहाँ पे लिखी जाए कि एक कैपेसिटर कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं होता। अगर हमने कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज करना है तो उसके लिए इनफाइनाइट टाइम कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इनफाइनाइट टाइम कांस्टेंट। लेकिन अगर तो आप चाहते हैं कंप्लीट ना भी हो तो अप्रॉक्सीमेटली तो चार्ज हो जाए ना, तो एक कैपेसिटर को अप्रॉक्सीमेट चार्ज यानी कि 99% चार्ज करने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट्स आर इनफ। अगर कंप्लीट चार्ज की बात करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम, अप्रॉक्सीमेट चार्ज की बात की जाएगी तो 5 टाइम कांस्टेंट्स आर इनफ, क्योंकि वो 99.3% कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। और अब मैं छोटा सा काम करना चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन को यहाँ से तोड़ना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ इस सेकेंड टर्मिनल के साथ। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा स्टूडेंट्स, तो फिर ये सारा केस हो गया ख़त्म। अब कोई करंट यहाँ से नहीं जा रहा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। अब जो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर कनेक्टेड था ना, वो वाला चार्ज निकलेगा, आर में से पास करेगा और जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब ये हो रही है डिस्चार्जिंग। पहले हम कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम कैपेसिटर से चार्ज ले रहे हैं, तो ये डिस्चार्जिंग है। अच्छा, अगर डिस्चार्जिंग हो तो डिस्चार्जिंग के दौरान कितना चार्ज मूव करता है? अच्छा, मूव सेम ही करता है, 63% ही। आप चार्जिंग करें या आप डिस्चार्जिंग करें, चार्जिंग के दौरान 63% जा रहा होता है टुवर्ड्स कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग के दौरान 63% ही आ रहा होता है फ्रॉम कैपेसिटर। लेकिन एक टाइम कांस्टेंट में 63% प्लेट्स पर आता है, जबकि डिस्चार्जिंग में निकल गया 63%, तो बाकी फिर कितना रह गया? 37%। मैंने जब मूवमेंट की बात की ना कि चार्जेस का जाना या चार्जेस का निकलना, तो वो टाइम कांस्टेंट में सेम होता है 63%। पर जब मैंने चार्ज ऑन प्लेट्स की बात की तो मैंने ये कहा कि एक टाइम कांस्टेंट में प्लेट्स के ऊपर 63% चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा होता है ना, तो 63% चार्ज कैपेसिटर से निकल जाता है, तो बाकी फिर कितना बचता है? 37%। अगर मैं डिस्चार्जिंग में फार्मूला की बात करूं तो वो आ जाता है Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई आर सी। अगर मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँ कि नोट कर लीजिए कि प्लेट्स पे कितना चार्ज रह जाएगा, प्लेट्स पे कितना चार्ज रह जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो यहाँ पर आ गया Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस आर सी बाई आर सी, टी बाई टी लिख लूँगा तब भी ठीक है, ये कट गया और ये बन गया QE माइनस 1, जिसको मैं कह सकता हूँ Q नॉट 1 बाई E। स्टूडेंट्स 1 बाई E होता है 0.37, तो 0.37 ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज प्लेट्स पर रह जाता है, इतना, क्योंकि मूव कर गया था 63%, इतना रह गया। तो हमने देखा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कितना चार्ज मूव करता है,
कितना चार्ज प्लेट पे रहता है और जिस वजह से रहता है दैट इज टाइम कांस्टेंट। अब हम इसी सारी बात को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, ताकि हम जान सकें बेहतर तरीके से कि किस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ चार्जिंग का ग्राफ। सो दिस इज QT ग्राफ, ये है QT ग्राफ, दिस इज Q0, जबकि दिस इज 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज जो एक टाइम कांस्टेंट का होता है। अगर मैं इसके बिल्कुल साथ ही देखूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग, ये आ गया हमारे पास QT ग्राफ, ये भी इक्विलिब्रियम चार्ज, जबकि ये आ गया 0.63 ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइंस आ गई, ये आ गई लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, जबकि ये आ गई लाइन ऑफ वन टाइम कांस्टेंट, और मेरे पास बिल्कुल सेम अंदाज में यहाँ पर भी ऐसे ही लाइंस आ जाएंगी। अब ज़रा नोट कीजिएगा, शुरू में कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, हमने चार्ज करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3, 4, 5। सबसे पहले बात की, सबसे पहले एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% चार्ज चला गया। सेकंड टाइम कांस्टेंट के बाद 85% चार्ज टोटल हो गया। अगर मैं कह दूँ 63 था तो ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आएगा सेकंड का। थर्ड पे देखें 94 था, 90 से आगे कुछ ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 94। फोर्थ में देखिएगा 98, थोड़ा सा और ऊपर। फिफ्थ में देखा 99, कुछ यूँ। अगर इन सब को मिला दूँ मैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा ग्राफ मिला है मुझे, किसका? एक कैपेसिटर की चार्जिंग का। अच्छा नोट कीजिएगा, मेरे पास एक और कैपेसिटर है जिसका टाइम कांस्टेंट इसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। मैं कुछ यूँ कह देता हूँ कि उसका 1 ये है, उसका 2 ये है, उसका 3 ये है। तो 1 में कितना पहुँचा वो? 63 पे। 2 में कितना पहुँचा वो? 85 पे। 3 में कितना पहुँचा वो? 94 पे। इसका ज़रा ग्राफ ड्रॉ करें। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आपने एक चीज़ नोट की है कि दो कैपेसिटर्स के जब हम टाइम कांस्टेंट्स सेपरेट कर लेते हैं तो उनकी चार्जिंग भी अलग हो जाती है। अगर मैं इस पिंक वाले ग्राफ को देखूँ ना, तो ये वाला ग्राफ कम टाइम में 63% चार्ज हो गया। अगर ब्लू वाले को देखूं तो ब्लू वाला ग्राफ ज़्यादा टाइम में चार्ज 63% ही हुआ। टाइम चेंज हुआ लेकिन दोनों की चार्जिंग सेम है 63%। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ब्लू वाला होगा ना उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा था। अगर तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हो जाए, यानी कि लार्ज वैल्यू ऑफ टी हो या लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी हो, तो क्योंकि स्टूडेंट टाइम ज़्यादा होता है ना, तो फिर उसकी चार्जिंग कैसी होती है? स्लो होती है। स्लो, ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब स्लो है। और पिंक वाले को देखें, उसका टाइम कितना कम था, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल टाइम कांस्टेंट का मतलब भला क्या है? फास्ट चार्जिंग। और याद रखिएगा एक और बात, ये ग्राफ्स कभी भी ना ऊपर जाके टच क्यों नोट को नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट चार्जिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की, कि हमारे पास जो चार्जेस थे ना वो क्यू नोट के आसपास थे, मतलब यहाँ पे कहीं थे।
ये क्यू नॉट है और यहाँ पर भी एक और कैपेसिटर भी इधर ही है। हम पहले बात करते हैं पहले कैपेसिटर की, जिसका टाइम कांस्टेंट है कम 1 2 3 4 एंड 5। एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर हम देखें तो ये 0.63 है और यहाँ पर होगा 0.37 ऑफ क्यू नॉट। अब एक टाइम कांस्टेंट के बाद सिर्फ 37% रह गया, दूसरे के बाद 15 रह गया, ये ऑलमोस्ट कहीं इधर जाके आएगा, तीसरे के बाद ओनली 6 रह गया, फोर्थ के बाद ओनली 2, फिर 0.7। अगर मिला दूँ ना मैं इन सब को तो इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस। अब मैं ना एक और कैपेसिटर की बात करता हूँ जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, उसका टाइम कांस्टेंट ही ज़्यादा है। जबकि इस वाले को देखें, इसका टाइम कांस्टेंट कम था, 1 इसका बाद में बन रहा है, फिर उसी लिहाज से 2, फिर उसी लिहाज से 3, 1 इसका इधर आया, 2 इसका ये, 3 ये। अगर इनको मिला दूं आपस में तो इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस। तो आपने एक चीज़ नोट की है, जो पिंक वाला था ना उसने इतने से वक्त में क्या कर दिया, 63 रखा प्लेट के ऊपर। पिंक वाले ने इतने से वक्त में 63% मूव करवा दिया, जबकि ब्लू वाले को ज़्यादा वक्त लगा 63% को मूव करवाने में, ताकि प्लेट पे 37% रह सके। यहाँ भी सेम केस है, जिसका टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी लार्ज वैल्यू ऑफ RC होती है, अगर वो स्लो चार्जर होता है, अगर वो स्लो चार्ज करता है तो वो स्लो डिस्चार्ज भी करता है। और जिसकी स्मॉल वैल्यू जैसे पिंक वाला RC की, अगर वो फास्ट चार्ज करता है कैपेसिटर को तो वो फास्ट डिस्चार्ज भी होता है, बिल्कुल इसी वे में। और देखिए इस तरह से हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे पॉसिबल है। आपकी बुक के एक साइड बॉक्स में लिखी हुई है एक बात, और वो ये है कि जब भी विंड स्क्रीन पे जब वो वाइपर्स मूव करते हैं तो वाइपर्स के मूव करने का प्रोसेस भी यही कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। जैसा हमने आज देखा स्टूडेंट्स कि पोलराइजेशन के केसेस में बैटरी को लगाने से या रिमूव करने से किस कदर चेंज आता है, दोनों डिफरेंट MCQs के तौर पे सामने आ सकते हैं। और हमने आज देखा कि किस तरह से एनर्जी स्टोर्ड का भी बिहेवियर चेंज होता है बैटरी होने या ना होने की वजह से, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जिसको हम आज तक वैसे ही पढ़ते आ रहे थे कि 63% इतना मूव करेगा, वो कैसे करता है, हमने वो भी आज देखा। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।